नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पेपर का रिवीजन कर रहे थे। पेपर जो हल किया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मोनोसेकेराइड्स से आप क्या समझते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स को पढ़ने से पहले ये जो है जैव अणु रिलेशन, जैव अणु जो आप लोगों का है बायोमोलिक्यूल्स उसमें का है। तो हम चाह रहे हैं कि पूरा जैव अणु जो है बायोमोलिक्यूल्स इस हेडिंग के माध्यम से पूरा हम बता दें आपको। तो लेकर चलते हैं पूरे आपके इस जैव अणु वाले लेसन पे, यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उन सब पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर इसमें पहला आपका पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट या शर्करा किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा अगर आपसे, तो आप जानिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल में अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, ये सभी है ना, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया। इसको इस रूप में जैसे कार्बो और हाइड्रेट में कार्बन है और हाइड्रेट है, यानी कि कार्बन और हाइड्रेट में जल होता है, तो कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब H2। देखिए यहाँ पर कार्बन 6, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, तो हमने लिखा है कार्बन और हाइड्रेट्स। जैसे C6H12O6 किसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का होता है डियर। और ग्लूकोज में देख पा रहे हैं आप कि C6 यानी कि कार्बन है, H2O कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो कार्बन और हाइड्रेट से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, और स्टार्च होता है C6H10O5, और यहाँ पर N है। N का मतलब कि बहुत सारे ऐसे अणु जुड़े रहेंगे। और हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की, यानी कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डियर भौतिक गुणों के आधार पर। अगर पूछे आपसे कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं या शर्कराएं कितने प्रकार की होती हैं, और क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर के हैं, तो निश्चित आप यही लिखेंगे, है ना। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, शर्करा, और दूसरा क्या है, अशर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा का मतलब ये होता है कि जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। और ये क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब कड़क रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सभी क्या हैं, शर्कराएं हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। और यहाँ पर है डियर अशर्करा किसे कहते हैं। तो अशर्करा का मतलब ये होता है कि जो जल में अल्प विलेय होते हैं, मैंने बहुत कम घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे भी नहीं होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अशर्करा बोलते हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, ये सभी जो होते हैं, ग्लूकोज नहीं, सॉरी डियर गलत लिखा गया है, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं ये अशर्करा में आते हैं। तो याद रखिएगा, शर्करा किसे कहते हैं, अगर पूछे बड़े क्वेश्चन के रूप में, अगर शर्करा किसे कहते हैं पूछता है केवल 1 नंबर के रूप में, तो आप निश्चित ही इस प्रश्न का उत्तर यही देंगे कि स्वाद में मीठे होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि शर्करा किसे कहते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो 2 से अधिक नंबर का है या 2 नंबर का है, तो निश्चित आपसे क्या पूछ रहा है डियर, पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो परिभाषा आपकी ये वाली हो जाएगी कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल में अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें शर्करा कहते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। निश्चित यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं डियर। दूसरा तरीका बंटवारा करने का क्या होता है कि जल अपघटन के आधार पर या मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रकार पूछे बड़े नंबरों में कि शर्करा किसे कहते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार में आप यहाँ से चलेंगे अब। ठीक है, उसको प्रकार नहीं बनाएंगे हम, जो पहले पढ़ चुके हैं। तो जल अपघटन के आधार पर या मोनोसेकेराइड इकाइयों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट या शर्कराएं, तो इसको लिखेंगे। तो पहला आपका तो देखिए क्वेश्चन यही था, मोनोसेकेराइड्स। तो पहला क्या है, मोनोसेकेराइड है डियर। मोनोसेकेराइड का मतलब ये होता है कि ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं जिनका जल अपघटन हो ही नहीं सकता, है ना, यानी कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, या में भी कह सकते हैं कि वे शर्कराएं हैं जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। और ये सरलतम हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है डियर CnH2nO2 होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर, ट्रायोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी जो हैं मोनोसेकेराइड्स हैं। ठीक है, इसमें हमको मोनोसेकेराइड्स में किसको ध्यान देना है, ओनली ग्लूकोज को ध्यान देकर चलना आप लोगों को। क्या, इसको ग्लूकोज को, सूत्र क्या होता है, C6H12O6 डियर। अब इनका हम प्रकार पढ़ लेते हैं। तो पहला हो गया मोनोसेकेराइड्स, दूसरा होता है डियर ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब ये होता है कि वे शर्कराएं जिनके जल अपघटन से 3 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, वे शर्कराएं
जिनके जल अपघटन से 3 से 10 तक यानी 3 से लेकर 10 के बीच में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। और इनको बाँटा गया है कई भागों में, लेकिन हमको 3 ही पढ़ना है। कौन-कौन? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइसैकेराइड। तो डाई मतलब 2 होता है डियर, यानी कि जिनके जल अपघटन से खाली 2 ठो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। जैसे एग्जाम्पल में सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये आपका हो जाएगा। तो ग्लूकोज लेंगे यहाँ पर हम लोग, सुक्रोज लेंगे यहाँ पर, और 2 मोल क्या लेंगे? H2, सॉरी 1 मोल H2O लेंगे। ये टूटेगा, हमने बताया आपको मोनोसैकेराइड के रूप में किसको लेना है? ग्लूकोज को लेना है। 2 मोल ग्लूकोज ले लेंगे हम लोग ना, ये टूटेगा। एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस यही एग्जाम्पल सुक्रोज ले सकते हैं आप लोग। अब अगला है ओलिगोसैकेराइड का दूसरा प्रकार है ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब ये होता है कि ट्राई मन 3 होता है, तो जिनके जल अपघटन से 3 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा रेफिनोज। क्या हो जाएगा? रेफिनोज। और इसका तीसरा पार्ट है ओलिगोसैकेराइड का, तीसरा पार्ट होता है डियर टेट्रासैकेराइड। टेट्रा माने 4 होता है, यानी कि जिनके जल अपघटन से 4 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेट्रासैकेराइड बोलते हैं। उतना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम्पल में स्टेचियोस हो जाएगा। और तीसरा प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड। तो आप जान पा रहे हैं कि जल अपघटन के आधार पर या मोनोसैकेराइड इकाइयों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, शर्कराएँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि वे शर्कराएँ या वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से बड़ी मात्रा में, है ना, मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल में स्टार्च हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, पूछता है पेपर में कि अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार की शर्कराएँ होती हैं? ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर शर्कराएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपचयी शर्करा, एक होती है अनअपचयी शर्करा। ठीक है? एक होती है अपचयी शर्करा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। एक होती है अपचयी शर्करा या अपचायक शर्करा, दूसरा होती है अनअपचयी शर्करा या अनअपचायक शर्करा। तो परिभाषा सिंपल इसकी होती है, अपचायक शर्करा है तो निश्चित ही अपचायक के रूप में कार्य करेगी, और जो अनअपचायक है शर्करा है तो निश्चित अपचायक के रूप में कार्य नहीं करेगी, है ना। तो इसकी परिभाषा मूल क्या होती है डियर अपचयी शर्करा की? अब थोड़ा सा दिखाते हैं। तो इसकी परिभाषा यह होती है कि वे शर्कराएं जो फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपचयी शर्करा या अपचायक शर्करा कहते हैं। एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और सभी मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड भी सभी रहेंगे, लेकिन सुक्रोज को छोड़कर। ठीक। अब नेक्स्ट है अनअपचायक शर्करा या अनअपचयी शर्करा। इसका मतलब ये होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी आप देख पा रहे हैं कि अपचयी शर्करा जो हो रही है वो टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को क्या कर रही है? अपचयित कर रही है। लेकिन जो शर्कराएं फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं अपचायक शर्करा। और वही इसका उल्टा हो जाएगा कि जो शर्कराएं फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनअपचायक शर्करा बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड्स। अब नेक्स्ट पूछता है पेपर में कभी-कभी कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या होता है? तो परीक्षण बिल्कुल आसान है, देखिए इसका। सबसे पहले हम करते क्या हैं इसको? सबसे पहला पेपर पूछता है मालिश परीक्षण किसे कहते हैं या किसके लिए होता है? तो ये शर्कराओं का या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है, मालिश परीक्षण। तो हम इसमें करते क्या है डियर कि पदार्थ का हम 2 ml लेते हैं, तो पदार्थ के 2 ml जलीय विलयन में 2 ml मालिश अभिकर्मक मिलाकर अल्फा नेप्थाल का एथिल अल्कोहल में 10% जो विलयन होता है, अल्फा नेप्थाल का एथिल अल्कोहल में 10% जो विलयन होता है, उसी को हम बोलते हैं मालिश अभिकर्मक। तो आपको उससे ध्यान नहीं देना है, बस आपको लिखना क्या है कि पदार्थ के 2 ml जलीय विलयन में मौलिस अभिकर्मक 2 ml मौलिस अभिकर्मक मिलाकर परखनली को बिना हिलाए सावधानी पूर्वक H2SO4 बूंद बूंद करके डालने पर 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो यदि कुछ देर बाद बैंगनी हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। यह परिभाषा रही। क्या परिभाषा रही डियर? मौलिस परीक्षण की पूछे चाहे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पूछे आपसे, तो क्या बताएंगे कि पदार्थ के 2 ml जलीय विलयन में 2 ml मौलिस अभिकर्मक मिलाकर परखनली को बिना हिलाए सावधानीपूर्वक H2SO4 बूंद-बूंद करके डालने पर 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ देर बाद बैंगनी हो जाता है। कुछ देर बाद बैंगनी हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। अगर बैंगनी हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित रहेगा, नहीं हो पाएगा तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित नहीं रहेगा। कभी-कभी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? तो देखिए, इसका उपयोग हम लोग करते हैं जैव ईंधन के रूप में,
और संचित ऊर्जा के लिए भी उपयोग करते हैं, यानी कि हम लोगों के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। पादपों में कोशिका भित्ति के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इस तरह बहुत सारे उपयोग है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, छोड़ते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में देखा जाए, हाँ, अब यदि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है उसमें कभी कभी अंतर पूछ लेता है, तो अंतर भी सिंपल है। जो ग्लूकोज होता है ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, और जो फ्रक्टोज होता है ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। दोनों जल में विलेय होते हैं, और दोनों एल्कोहल में अल्प विलेय होते हैं, लेकिन ईथर में अविलेय होते हैं। ग्लूकोज का गलनांक जो होता है 146 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रक्टोज का गलनांक 102 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लूकोज का दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णन होता है, जिसे हम डेक्सट्रोज बोलते हैं, जबकि फ्रक्टोज का वामावर्त ध्रुवण घूर्णन होता है, जिसे हम लेवलोस बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं डी विन्यास और एल विन्यास। अब यहाँ से ग्लूकोज के रासायनिक गुण के बारे में पूछता है, तो कुछ अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ लेते हैं। जिससे पेपर में पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में ओएस समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि ओएस समूह होता है, या 5 गो ओएस समूह होता है। तो ये ग्लूकोज का फिगर है डियर, CHO, CHOH, 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 CH2OH, है ना। इसकी हम क्रिया कराएंगे CH3COCl से एस्टिल क्लोराइड के साथ। जब क्रिया कराएंगे एस्टिल क्लोराइड के ऊपर भी लिखा भी है कि क्या होता है ग्लूकोज की क्रिया जब कराते हैं एस्टिल क्लोराइड के साथ। जब क्रिया कराएंगे तो देखिए जहां भी H होता है तो H निकलता है Cl के साथ, तो 5 गो आपके पास देखिए H है, और 5 गो हमारे पास क्या है, Cl है। तो 5H और 5 Cl निकल जाएंगे बाहर डियर, और बाकी जो O के पास 5 जगह खाली हो जाएगी, और ये बन क्या जाएगी, CH3CO पहले से है यहाँ पर कितना, 5 ठो, और 5 जगह O भी है, तो ये जब जुड़ेगा जा करके तो एक एक ठो जुड़ेगा पांचों जगह, तो CH3C हो जाएगा, क्योंकि एक O C के पास पहले से मौजूद है, और एक O यहाँ पर बचा हुआ है, तो CH3COO यहाँ हो जाएगा, CH3COO यहाँ हो जाएगा, CH3COO यहाँ आ जाएगा, CH3COO यहाँ देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ऊपर CH तो ऐसा ही है CHO, लेकिन यहाँ पर देखिए CH, यहाँ पर CH पहले से था, है ना, देखिए CH पहले से था, CH3COO हो जा रहा है, CH3COO हो जा रहा है, CH3COO हो जा रहा है, साथ में लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं है कि जिसे हम लिखें वैसे ही लिखिए। इसका नाम क्या होता है डियर, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट इसका नाम होता है। ये सिंपल है आपका, बस कुछ नहीं करना है, जहां जहां से H निकला है Cl के साथ, वहां वहां देखिए 5 ठो CH3CO है, पांचों CH3CO को यहीं पर 5 जगह जोड़ देना है, तो ये नेक्स्ट बन जाएगा आपका। फिर पूछता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कीटोन समूह होता है, CO समूह, है ना। CO समूह वाली क्रिया पूछता है, चाहे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया पूछता है, क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, या पूछता है कि कार्बोनिल समूह वाली क्रिया लिखिए, तो सिंपल होता है, NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। जब NH2OH से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H2 और O निकल जाएगा बाहर, H2 और O निकल जाएगा बाहर, और NOH यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा, NOH, यहीं पे आकर के वो जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH और NOH, देखिए यहाँ पर बना हुआ है CHNOH, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीन। तो कैसे प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सीन, तो ये लिखना रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है एल्डिहाइड समूह वाली अभिक्रिया, चाहे कीटोनिक अभिक्रिया, यानी सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, कीटोनिक अभिक्रिया, या इसी को फेलिंग विलेन का अपचयन भी कर सकता है, चाहे ग्लूकोज की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि जिस फेलिंग विलेन हो चाहे टालना विकर्मक हो, ये हमेशा ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, ऑक्सीकरण कराते हैं, है ना, या हमें भी कर सकते हैं कि ग्लूकोज इनका क्या करता है, अपचयन करता है। ठीक, तो फेलिंग विलेन का अपचयन करा रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा। देखिए ग्लूकोज सूत्र होता है CHO, और बीच में CHOH 4 गो था, हमने साथ में लिख दिया कई साथ, नीचे क्या रहता है, CH2OH रहता है। जब क्रिया करेंगे तो कुछ नहीं होता है क्रिया में। अब यहाँ पर फेलिंग विलेन हम ले लिए, फेलिंग विलेन ऑक्सीजन जो होता है इसमें से एक ऑक्सीजन जाकर यहीं पे आराम से जुड़ जाएगा, केवल एक ऑक्सीजन, और बनाएगा COOH हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, COOH, नीचे बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब Cu के पास, कापर के पास 2 गो O था, एगो चला गया तो बचा कितना, एक ही, तो ऑक्सीजन एक बचेगा, लेकिन कापर जो 2 था वो 2 ही रहेगा, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड कहलाएगा, इसका लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये बनता क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक वैसे ही टालना विकर्मा का विपचन हम करा पाएंगे, टालना विकर्मा का विपचन सेम वैसे ही होगा। ठीक है, तो पूछा क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलेन से कराते हैं, तो आप बताएंगे कि ग्लूकोज की क्रिया जब फेलिंग विलेन से कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है टालना विकर्मक। जो टालना विकर्मक है
इसका आप चयन कराते हैं, तो फिर टाल नवकर्मा के रूप में हम क्या लेते हैं, Ag2O लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं। फिर वही काम कि जो ऑक्सीजन यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा, तो C के साथ कितना O हो जाएगा, आई जा रहा है तो 2 O हो जाएगा। फिर मान लेगा COOH और बाकी CHOH वैसे ही पड़ा हुआ रह जाएगा, है ना। Ag के पास एक ही O था, Ag 2 ठो था लेकिन एक ही O था, O चला गया किसके पास, इसके पास, तो खाली 2 ठो क्या बचा, Ag बचा, 2 ठो क्या बचा, Ag बचा। इसको हम बोलते हैं रजत दर्पण, और ये काला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब तली में बैठ जाएगा, यानी कि जब हम क्रिया कराते हैं टाल नवकर्मा के साथ ग्लूकोज की, तो रजत दर्पण का काला अवक्षेप प्राप्त होता है और बनता क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अगर पूछता है इस तरह से अलग से कि ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण, चाहे ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल ये भी रिएक्शन है। देखिए CH2OH कितना है, 4 गो, CHOH कितना है, 4 गो CH2OH। ग्लूकोज का फार्मूला पता रहेगा हमें, हमेशा आप लोगों को इसे ही रखना हम लोगों को है। ब्रोमीन और जल लेंगे हम, Br2H2O, और इसमें हम क्या कराना है, हमको ऑक्सीकरण कराना है। ऑक्सीकरण में क्या करेंगे, एक ओ जोड़ेंगे, बस एक ओ जोड़ेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। भाई ओ यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा सेम, और सी के साथ कितना ओ हो जाएगा, कुल मिलाकर 2 हो जाएगा, COOH बन जाएगा, है ना। बाकी सब वही सही, फिर वही क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ठीक वही सही यहाँ पर है। नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण, तो ये कम पूछा गया क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण फिर भी करा सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल हमको लेना है, ये अब क्रिया नहीं करेगा, बस वही सही पड़ा रहेगा। 3 गो यहाँ पर ओ लेंगे हम लोग, 3 गो जब ओ लेंगे तो एक ओ तो यहाँ पे चल जाएगा, तो बना लेगा COOH, देख ही पा रहे हैं बार बार जैसे बन रहा है। लेकिन जो 2 ठो ओ है, 2 ठो ओ में से एक ठो ओ निकल करके इसमें से दोनों एच को लेकर फरार हो जाएगा, दोनों एच को लेकर फरार हो जाएगा, क्या बना लेगा, H2O। जब दोनों एच निकल जाएंगे, यानी कुल 3 एच थे आपके पास, 3 में से एक चला गया इसके पास, बना लिया COOH। एक ओ जो है निकल कर H2O के साथ भाग जाएगा, अब बचेगा कितना, एक ओ जो बचेगा इसी में आकर के इसी जगह पूरा करेगा, COOH यहाँ पर भी हो जाएगा, इसको बोलेंगे ग्लूकेरिक अम्ल या साइकेरिक अम्ल। ठीक है, ये हो जाएगा। ग्लूकोज का अपचयन पूछ देता है कभी कभी कि H2 निकिल द्वारा अपचयन कराइए, तो ये भी सिंपल रिएक्शन होता है। H2 निकिल द्वारा अपचयन, इसमें निकिल उत्प्रेरक रूप में कार्य करेगा, बस H2 आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना होता है। ठीक है ना, H2 बस आकर के जुड़ जाता है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से HO है, और नीचे आपके पास देख पा रहे हैं कि CHOH वैसे ही 4 गो है, CH2OH वैसे ही 4 गो है, जो यानी कि जो इसका फार्मूला है वो सेम है। H2 जब क्रिया कराएंगे तो जो 2 H है, 2 H में से एक H जुड़ जाएगा इस C के पास, एक H जुड़ जाएगा O के पास। तो जब एक H जाएगा C के पास, तो C के पास एगो पहले से एगो और जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। देखिए CH2 हो गया, और एगो जुड़ गया किसके पास, O के पास, तो O के पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसका नाम होता है सार्बिटाल। तो कैसे प्राप्त करेंगे ग्लूकोज सार्बिटाल, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब ग्लूकोज का पूछता है पेपर में डी और एल विन्यास के बारे में, तो हमेशा रखिएगा कि ग्लूकोज में, और डी विन्यास किसे कहेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में यदि CH2OH के समीप वाले कार्बन, CH2OH यानी कि जो दिखाई दे रहा था आपका CH2OH, देखिए यहाँ पर है, ये CH2OH है, इसका देखिए संरचना जैसे यहाँ पर है ग्लूकोज का, अभी नीचे दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये CH2OH है, ठीक, CH2OH, उसका समीप वाला कार्बन कौन सा है, हाई है ना, यही जो कार्बन है समीप वाला कार्बन यही है ना, इसको समझा दे रहे हैं भाई ना, फिर से देखिए। डी विन्यास कब कहेंगे, यदि ग्लूकोज में यदि CH2OH समूह के समीप वाले कार्बन पर जो OH है वो दाईं ओर अगर संलग्न है, लगा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज कहेंगे, है ना। और यदि OH बाईं तरफ है तो उसको हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज में यदि CH2OH समूह के समीप वाले कार्बन पर OH समूह यदि दाईं ओर है, दाईं ओर लगा हुआ होता है, तो उसको हम डी ग्लूकोज बोलते हैं, या पॉजिटिव ग्लूकोज बोलते हैं, डी पॉजिटिव। और यदि CH2OH समूह के समीप वाले कार्बन पर OH समूह बाईं ओर, है ना, यहाँ पे दाईं, वहां पे क्या था, बाईं ओर अगर लगा रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे एल ग्लूकोज या एल नेगेटिव ग्लूकोज। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर लिखा है उल्टा हमने, दाईं ओर अगर है OH समूह तो डी, बाईं ओर है तो एल। जैसे यहाँ पर देखिए CH2OH है, इसके समीप वाले कार्बन पर किधर, यहाँ पर है, दाईं तरफ है, ये दायां वाला पोर्शन होता है, उधर क्या होता है, बायां पोर्शन होता है। तो अगर दाईं तरफ भैया OH कर देंगे तो डी ग्लूकोज कहलाएगा, और यही OH यहाँ पर कर देंगे, H इधर रहेगा, OH यहाँ पे रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कभी कभी कि सेलिवेना परीक्षण किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा सेलिवेना परीक्षण जो होता है केवल और केवल फ्रक्टोज के लिए होता है, ग्लूकोज के लिए परीक्षण ये नहीं होता है। यानी पूछेगा कि ग्लूकोज कौन सा परीक्षण नहीं देता है, तो सेलिवेना परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है, जबकि फ्रक्टोज देता है। ये परीक्षण होता क्या है कि जब फ्रक्टोज को रिसर्सिनाल और HCl के साथ गर्म करते हैं तो लाल रंग देता है, इसी को हम बोलते हैं सेलिवेना परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रक्टोज को अगर हम क्या करते हैं, एल्कोहली
एल्कोहलिक अल्फा नेप्थाल और सांद्र एचसीएल के साथ गर्म करते हैं तो बैंगनी रंग आता है। ये भी परीक्षण ग्लूकोज नहीं देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज में इतना आपको ध्यान देना रहेगा, कार्बोहाइड्रेट में। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अमीनो अम्ल पे, किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नक जिनमें क्षारीय अमीनो समूह मतलब NH2 समूह तथा अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह मतलब कि COOH समूह पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, NH2 समूह पाया जा रहा है, क्षारीय होता है, COOH समूह पाया जाता है, ये अम्लीय होता है। तो दोनों पाए जाएंगे, क्षारीय और यही क्या है, अमीनो है, अम्लीय समूह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, इसी में आता है आपका प्रकार पूछ देगा, कभी कभी पूछता है, बहुत कम चांस होता है, फिर भी देख लेते हैं इसको। अगर पूछेगा कि अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, देखिए तो अमीनो समूह की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं अमीनो अम्ल, तो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और गामा अमीनो अम्ल। तो अल्फा अमीनो अम्ल किसे कहेंगे डियर, तो जिनमें अमीनो समूह जो होगा कार्बोक्सिलिक समूह की अल्फा स्थिति पर होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन से COOH समूह जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके अगले वाले को बीटा कार्बन, उसके अगले वाले को गामा कार्बन। तो यदि COOH समूह के अल्फा स्थिति पर NH2 समूह जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। यदि COOH समूह की बीटा स्थिति पर NH2 समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा अमीनो अम्ल। और यदि COOH समूह के गामा स्थिति पर, देखिए अल्फा बीटा गामा स्थिति पर NH2 समूह जुड़ा रहता है तो इसको हम बोलते हैं गामा अमीनो अम्ल। ठीक है, रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, और एक होता है उदासीन। 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय का मतलब ये होता है कि जिसमें अम्लीय ग्रुप अधिक रहे, जिस अमीनो अम्ल में COOH समूह की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसको हम, और देखिए COOH समूह की मात्रा अधिक होती है क्योंकि अम्लीय समूह कौन सा होता है इसमें, COOH, और क्षारीय कौन होता है, NH2। तो जिस अमीनो अम्ल में COOH समूह की मात्रा अधिक और NH2 समूह की मात्रा क्या होगी, कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय अमीनो अम्ल, क्योंकि हमको अम्लीय अधिक दिखाना है, क्षारीय कम दिखाना है अम्लीय के लिए। अब क्षारीय के लिए क्या करना है हम लोगों को, क्षारीय अधिक दिखाना है, अम्लीय वाला कम दिखाना है। तो क्षारीय मतलब NH2 समूह, यानी जिस अमीनो अम्ल में NH2 समूह अधिक होता है और COOH समूह कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल। अब नेक्स्ट आता है उदासीन अमीनो अम्ल। इसका मतलब ये होता है कि जिस अमीनो अम्ल में COOH समूह और NH2 समूह यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। मानव शरीर की आवश्यकता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक मतलब ये होता है कि जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं हो पाता है तथा जिन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर दिखाई दिए हैं, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फेनिल एलानिन, ये सभी। ठीक है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब देखिए इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता रहे हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। इसका मतलब होता है कि जिनका संश्लेषण मानव शरीर के अंदर नहीं हो पाता है ना। आवश्यकता हमको तभी ना है जब हमारे शरीर के अंदर नहीं बन पा रहा है, तो नहीं बन पाता है और हम इनको क्या करते हैं, भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक अमीनो अम्ल, ये है अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अनावश्यक मतलब कि इसका आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता किसकी नहीं रहती है, जो चीज़ हमारे पास पहले से अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो जिनका संश्लेषण शरीर में पहले से हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनावश्यक बोलते हैं अमीनो अम्ल, और ये आपके पास है। ठीक वैसे ही अमीनो अम्ल का भी डी विन्यास विन्यास पूछता है, तो सीधे याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल के दाईं तरफ अगर अमीनो समूह है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे डी अमीनो अम्ल, और बाईं तरफ अमीनो समूह यानी NH2 समूह है तो उसको हम बोलेंगे एल अमीनो अम्ल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो जो NH2 समूह है किधर है, NH3 लिखा गया इसलिए इसका रीजन है, आपको NH2 लिख दीजिएगा। NH2 समूह अगर दाएं तरफ है तो डी, बाएं तरफ है तो L। हाँ, पेपर में यहाँ पे ज्यूटेरॉन पूछता है, पेपर में ज्यूटेरॉन किसे कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन ज्यूटेरॉन का। न्यूट्रॉन पूछे आपसे, द्विध्रुव आयन पूछे या आंतरिक लवण पूछे, तो जलीय विलयन में जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, आप जानते हैं कि अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है और साथ में अम्लीय समूह होता है, NH2 समूह होता है, अमीनो समूह होता है। तो जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन त्याग सकता है, जबकि अमीनो समूह जो होता है एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, जिससे एक द्विध्रुवीय आयन का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये COOH है, COOH है क्या, NH2 है। तो जलीय विलयन में जो COOH समूह है एक प्रोटॉन दे सकता है और अमीनो समूह एक प्रोटॉन ले सकता है। H को यहाँ प्रोटॉन दिया गया है, कहा गया है, तो ले सकता है और ले लेगा तो इस प्रकार N के पास 2 गो H था, N के पास 2 गो H था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गो H हो गया, क्योंकि 1 गो H प्लस यहाँ से चला आया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अमीनो अम्ल में COOH समूह एक प्रोटॉन त्याग सकता है, यानी एक H को ना एक प्रोटॉन त्याग सकता है, जबकि अमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, और इस प्रकार
एक दो ध्रुवीय नेगेटिव और पॉजिटिव है, दो ध्रुवीय संरचना का निर्माण होता है जिससे कि हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है यहाँ से कि समविभव बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, समविभव बिंदु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा समविभव बिंदु का मतलब ये होता है कि वह पीएच जिस पर किसी अमीनो अम्ल या प्रोटीन पर धन और ऋण आवेशों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जिस पीएच मान पर किसी भी अमीनो अम्ल या प्रोटीन में धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या बराबर होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, उस प्रोटीन का चाहे उस अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु कहेंगे। कभी कभी इसका उपयोग पूछता है अमीनो अम्ल का, तो पहला उपयोग इसका है, देखिए प्रोटीन के निर्माण में इसका उपयोग होता है अमीनो अम्ल का, हार्मोन्स के निर्माण में इसका उपयोग होता है, शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। तो ये अमीनो अम्ल से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने चांसेस है। अब यहाँ पर है प्रोटीन, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं बहुलीकृत प्रोटीन जो होते हैं, बहुलीकृत अमीनो अम्ल या एमाइड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं, जिनके अणु पास पास संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, रेशा बनाते हैं, उनको बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन। जैसे केराटिन प्रोटीन होता है, ये कहाँ पाया जाएगा, बाल में, नाखून में, त्वचा में, सींग में, खुर में, पंजों में पाया जाएगा। मायोसिन प्रोटीन जो होता है ये पाया जाएगा खाली मांसपेशियों में। कोलाजन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, टेंडन में। आसिन प्रोटीन अस्थियों में, दांतों में पाया जाएगा। दूसरा है गोलीय प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो होते हैं इनकी इनमें होता क्या है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं लिपट जाती हैं, और लिपट का इनका आकार क्या कर देती हैं, गोल कर देती है, इसलिए इसको बोलते हैं गोलीय प्रोटीन। जैसे एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, हीमोग्लोबिन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, ये सभी जो होते हैं गोलीय प्रोटीन आते हैं, कहलाते हैं। ठीक है ना। जल अपघटन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो सरल प्रोटीन जिनके जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो प्राप्त होगा, इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ते हैं इसको, है ना। फिर भी देख लीजिए आप अपने हिसाब से, देखिए, है ना, इसे इतना वो जरूरी नहीं है। और प्रोटीन की संरचना ज्यादा पूछता है पेपर में, प्रोटीन की संरचना से ज्यादा क्वेश्चन बना गया है। तो संरचना में देखिए प्रोटीन की संरचना तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो पहले प्राथमिक संरचना पढ़ते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों के क्रम से बनी संरचना को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं प्रोटीन की। और अमीनो अम्लों के क्रम में जो परिवर्तन होता है वो प्रोटीन के गुणों को भी परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो क्रम इनका रखा, जिस क्रम में रखा गया है अमीनो अम्लों को, उसमें अगर परिवर्तन करेंगे तो उस प्रोटीन का गुण भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में देखिए पहले वैलिन होता है श्रृंखला में, फिर हिस्टामिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक अम्ल और लाइसिन होता है। इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन में कि छठे अमीनो अम्ल ग्लूटामिन के स्थान पर क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग जो होता है, आरबीसी का जो आकार होता है हंसी आकार हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस रोग को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है, बस आप सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये प्राथमिक संरचना हो गया, ठीक है ना, यानी कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों के क्रम से बनी जो संरचना होती है इसको बोलते हैं प्राथमिक संरचना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। ठीक, इसमें क्या होता है कि यह संरचना CO समूह और NH समूह के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने के कारण प्राप्त होती है। यानी जो द्वितीय संरचना होती है प्रोटीन की, यह संरचना द्वितीय संरचना CO समूह और NH समूह के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने से प्राप्त होती है। और ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना या इसी को बोलते हैं अल्फा हेलिकल संरचना। तो इसमें क्या होता है कि इस श्रृंखला में एक अमीनो अम्ल का CO समूह तथा चौथे अमीनो अम्ल का NH समूह के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण श्रृंखला जो होती है कुंडली की तरह से लपटा जाती है, मुड़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना। एग्जाम्पल में केराटिन, मायोसिन एग्जाम्पल जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा इसका पार्ट है बीटा लहरिया परत संरचना या बीटा कल्लोलित संरचना। ठीक है, तो दो नाम इसका है। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के एक दूसरे के समानांतर स्थित होने की दशा में, समानांतर माने कि समानांतर पर स्थित होने की दशा में दो निकटतम यानी कि दो पास पास श्रृंखलाओं के मध्य, दो निकटतम श्रृंखलाओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जो श्रृंखला को दृढ़ परत माने कठोर परत का रूप दे देता है। इसी को हम बोलते हैं बीटा लहरिया परत संरचना। और तीसरा है तृतीयक संरचना। तृतीयक, तो ये जो तृतीय संरचना होती है प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना होती है। और यह कब प्राप्त होती है, यह विभिन्न अल्फा हेलिकल या बीटा कल्लोलित श्रृंखलाओं के आपस में मुड़ने के कारण प्राप्त, माने लिपटे होने के कारण प्राप्त होती है।
और लास्ट है संरचना। चतुस्क संरचना, इसमें क्या होता है कि ये सर्वाधिक अस्थायी होती है, याद रखिएगा। सबसे अधिक अस्थायी संरचना कौन सी होती है? चतुस्क संरचना होती है। और तृतीय संरचना कौन सी होती है? त्रिविमीय संरचना होती है, यानी ज्यामिति बताती है। तृतीय संरचना भंग हो जाएगी तो उस प्रोटीन की संरचना ही पूरी भंग हो जाएगी। चतुर्थ संरचना जो होती है अस्थाई बताती है, कोई कितना प्रोटीन अस्थाई है, तो यह सर्वाधिक अस्थाई होती है। और जब दो या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं स्वसंयोजी आबंध के अलावा अन्य प्रकार के आबंधों से जुड़ी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं चतुर्थ संरचना। और प्रोटीन का अस्थाई होने के कारण क्या है, रीजन क्या है? तो पहला रीजन ये होता है कि प्रोटीनों में आयनिक आबंध होता है या लवण आबंध होता है। दूसरा रीजन कि इसके पास हाइड्रोफोबिक बांध होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि जल का जिन पर प्रभाव न पड़े। इनमें डाइसल्फाइड बंध होते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन आबंध भी होते हैं। तो ये चार प्रकार के आबंध पाए जाते हैं जो इसको अस्थायी बनाते हैं। प्रोटीन का पूछता है पेपर में, विकृतीकरण किसे कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्रोटीनों में हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना क्या होती है? भंग हो जाती है। और जो हेलिक्स हैं, जो ऐठन है, वो अकुंडलित हो जाते हैं, माने बिखर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। तो सिंपल है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों द्वारा प्रोटीनों में हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है और हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे की सफेदी का जम जाना, दही का जम जाना। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और टॉपिक। प्रोटीन का उपयोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उपयोग कहाँ इसका होता है? तो प्रोटीन का उपयोग होता है जैव उत्प्रेरक के रूप में, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है, और साथ में एंटीबॉडी के रूप में भी इसका उपयोग होता है। एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण में इसका उपयोग होता है। शरीर की वृद्धि और विकास में इसका उपयोग होता है। पेशियों के निर्माण एवं ऊतकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण तो नहीं पूछा गया अब तक, फिर भी देख लेते हैं हम लोग, हो सकता है। तो बाईयूरेट परीक्षण है पहला प्रोटीन का। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते हैं कि क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट का, प्रोटीन के क्षारीय विलयन में हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट का तनु विलयन मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो लाल या बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, इसी को हम बोलते हैं बायोरेट परीक्षण। दूसरा होता है जेंथोप्रोटीक परीक्षण। किसके लिए होता है? तो प्रोटीन के लिए होता है। इसमें प्रोटीन को हम क्या करते हैं, प्रोटीन के सांद्र H2SO3 के साथ गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे प्रोटीन को, मतलब कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो पीला रंग प्रदान करेगा, है ना। और जब विलयन में क्षारीय थोड़ा सा क्षार मिला देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। मिलन परीक्षण, मिलन परीक्षण किसके लिए होता है? मिलन परीक्षण तो बताएंगे आप प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के विलयन में हम क्या करते हैं? मिलन अभिकर्मक मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो सफेद अवक्षय प्राप्त होगा, जो गर्म करने पर फिर दोबारा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं विलयन परीक्षण। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एंजाइम से क्वेश्चन कम चांस है बनने के, फिर भी देख लेते हैं। एंजाइम का मतलब ये होता है कि ये जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी एंजाइम जो तो प्रोटीन होते हैं, थोड़ी मात्रा में ये आवश्यक भी होते हैं और ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज को H2O में से क्रिया करा, H2O मिलाकर, पानी मिला करके थोड़ा सा इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं हम लोग, अ, बन जा रहा है आपका ग्लूकोज। देखिए पा रहे हैं, इसका अभिक्रिया कर चुके हैं। एंजाइम की क्रियाविधि पूछता है कभी कभी, एंजाइम क्रियाविधि पूछता है कभी कभी कि क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा कि ये क्रियाएं जो होती हैं विषमांग उत्प्रेरक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसमें एंजाइम जो होता है, निश्चित एंजाइम के पास निश्चित आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, जिसमें उचित अभिकारक जो होते हैं आकर फिट हो जाते हैं। इस प्रकार ताले कुंजी का संबंध हो जाता है, ताले कुंजी का संबंध हो जाता है और मिल करके ईएस के साथ सक्रिय संकर ईएस बनता है। ईएस मतलब होता है यहाँ से एंजाइम है, एस मतलब सबस्टेंस है, माने पदार्थ है। ठीक है। तो आपको इसको शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से कि एंजाइम सबस्टेंस के साथ जुड़ेगा तो जुड़ कर बनाएगा मध्यवर्ती संकुल ईएस। अब जो ईएस होगा, एस को करंट प्लेस में कर देगा, उत्पाद में, प्रोडक्ट में कौन कर देगा, इसको हम बोलेंगे एंजाइम उत्पाद जटिल। ठीक है। फिर जब उत्पाद में बन जाएगा सबस्टेंस, तो जो ई के साथ पी जुड़ा हुआ है, है ना, एंजाइम जो जुड़ा हुआ है उत्पाद के साथ, वो फिर अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा उत्पाद बन जाएगा पहले से। ये प्रक्रिया होती है। और एंजाइम जो होते हैं सक्रिय ऊर्जा के परिणाम को कम कर देते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एंजाइम का उपयोग कहाँ होता है? तो ये उपयोग देख ही लिए पहले ही से, आप लोग इसको छोड़ देते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं? तो कोई जरूर नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डियर,
इसी खोज फ्रेडरिक सेंगर ने किया था। ये किससे-किससे मिलकर बना 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और ये किससे-किससे मिलकर बने होते हैं, तो शर्करा, है ना? शर्करा माने कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाया जाता है और ऑक्सीराइबोस शर्करा अ, राइबोस शर्करा पाई जाती है ना, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाएगी डीएनए में और राइबोस शर्करा पाई जाएगी आरएनए में। दूसरा क्या घटक होता है इसका होता है नाइट्रोजन क्षारक होता है। नाइट्रोजन क्षारक आप जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन और पिरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। और तीसरा इसका पार्ट क्या होता है, तो फास्फेट मूलक और इसको हम बोलते हैं पीओ4। ठीक है? तो 3 घटक इसके होते हैं। पहला क्या होता है डियर, शर्कराएँ होती हैं। अमीनो अम्ल की पहला घटक होता है शर्कराएँ। शर्करा में 2 शर्करा होती हैं। 5 कार्बन शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा होती है। पहला क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो डीएनए में पाई जाती है, राइबोस शर्करा जो आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, इसका दूसरा वाला घटक क्या होता है, नाइट्रोजन क्षारक होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है एडेनिन गुआनिन होता है, पिरिमिडीन जो होता है एडेनिन गुआनिन, सॉरी प्यूरिन जो होता है एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन जो होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डीएनए आरएनए में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है आप लोगों को, फिर भी डीएनए का फिगर देख लीजिएगा किताब में से। डीएनए का उपयोग क्या होता है, तो पहला है न्यूक्लिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, जैविक कार्य क्या इसका होता है, तो प्रोटीन के निर्माण में, प्रतिकृति में, आनुवंशिक कूट के निर्माण में, ये सब चीज़ें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये होता है डियर, इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का विकास किया था एलेक्स जेफरी ने और भारतीय जनक इसके हैं लालजी सिंह। इसका मतलब ये होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते क्या है, तो डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों की पहचान की जाती है। 99.9% जो डीएनए होता है, एक जाति के सभी जीवों में लगभग समान होता है। केवल 0.1% डीएनए ही क्या होते हैं, दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो पैतृक लक्षणों को सुलझाने में, यानी पैतृक लक्षणों के निर्धारण में, पिता का लक्षण जो होता है यानी माता-पिता के लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करने में, मारे गए व्यक्तियों की पहचान में, यानी कि जो कहीं पर दुर्घटना घट गई है, चाहे कोई बड़ा हादसा हो गया है, उसमें जो मारे गए व्यक्ति हैं उसकी पहचान करने में इसका उपयोग होते हैं। अपराधी का दोष सिद्ध करने में, कोई अपराधी है दोष तो उसका अपराध सिद्ध करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना? और बाकी तो हमको लगता है कि कुछ पूछा जाएगा। हाँ, हार्मोन्स में देखिए हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है थायराइड ग्रंथि से, एपिनेफ्रिन निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से। पेप्टाइड हार्मोन्स कौन-कौन से होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन, ये सभी कैसे हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। बहुत ज़रूरी तो नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। स्टेरॉइड हार्मोन्स आपसे ठीक-ठाक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सभी। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, ये नर हार्मोन्स होता है, ठीक है? वृषण से निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये स्त्री हार्मोन्स हैं, मादा हार्मोन्स हैं जो अंडाशय से निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये खत्म हो चुका है। थोड़ा-सा देख लेते हैं विटामिन पर, हो सकता है विटामिन्स आ जाए। तो विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसमें बी और सी आता है, अगर पेपर में पूछेगा, तो हमेशा आप किसको मारेंगे अधिकतम? विटामिन बी को, है ना? ठीक है, बी को अधिक मारेंगे, ठीक है, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं, ये शरीर में संचित नहीं हो पाते हैं, जल के माध्यम से ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और सब्जियों को तलते समय विटामिन बी और सी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे कौन-सा नष्ट हो जाता है, विटामिन बी का ज़्यादा उपयोग करेंगे आप नष्ट होने वाले में। वसा में घुलनशील जो होते हैं, यकृत में एडिपोज ऊतक यानी कि वसा के रूप में ये इकट्ठा रहते हैं। अब देख लेते थोड़ा-सा इनके बारे में कि एबीसीडी जो होता है, एबीसीडी है जो, और ई और के, सो इसको ज़ूमिंग को हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो एबीसीडी के ये पाँचों को पढ़ना है। तो जो विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, विटामिन के का होता है फ्लोक्विनोन। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, ये आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएँगे विटामिन ए? तो विटामिन ए पाया जाएगा दूध, पनीर, चावल-वावल में पाया जाएगा, चावल, घी में पाया जाएगा। विटामिन बी, विटामिन सी का स्रोत, इस हल्का-फुल्का स्रोत याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। और इसमें से विटामिन बी जो होता है कई रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि विटामिन बी जो होता है, कई प्रकार का होता है, कई रूपों में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो बी1 होता है इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। विटामिन बी2 होता है इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। बी3 को बोलते हैं
पेंटोथेनिकॉन विटामिन बी5 को बोलते हैं निकोटिनामाइड, विटामिन बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 को बोलते हैं बायोटिन, विटामिन बी12 आपको याद रखिएगा, विटामिन बी12 को हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन और इसी में कोबाल्ट की मात्रा होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार है, ठीक है। तो रक्तहीनता इससे रोग होता है, विटामिन बी12 की कमी से रक्तहीनता या पांडु रोग होता है, विटामिन बी7 की कमी से लकवा मार देता है, ठीक है। और विटामिन बी6 कमी से एनीमिया रोग होता है, विटामिन बी5 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग, ठीक है। तो बस जय वुडू में हमको लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इतना अगर आप ध्यान दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित ही जय वुडू से कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका देखिए यहाँ पर मोनोसेलेराइड पूछा गया था और इसके आधार पर हमने पूरा जय वुडू कलेक्शन कंप्लीट करा दिया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के और क्वेश्चन के माध्यम से हम सोचेंगे कि पूरा लेसन ही कवर कर लिया जाए ताकि आपको आसानी थोड़ा-सा हो। जैसे अगली बार देखिए यहाँ पर अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुएँ और उनके ज़्यादातर यौगिक चुंबकीय क्यों अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? तो ये डियर ये डी ब्लैक का एलिमेंट है, तो हम पूरा डी ब्लैक पर ही डिस्कस कर लेंगे थोड़ा-सा, ठीक? तो आज के लिए धन्यवाद।